नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 11 अक्टूबर 2022 है। यू आर वाचिंग द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्टबल बर्निंग के बारे में इससे पहले भी हमने डिस्कशन की थी। आज कुछ एड ऑन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वेपन्स सिस्टम्स ब्रांच, ये इंडियन एयरफोर्स डे पर इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन काम क्या है? व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस WSB, इसको जानेंगे। हाउ इंडिया कैन बिकम गैस बेस्ड इकोनॉमी, इसमें कुछ सजेशंस दिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया एंड इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? रशिया ने जो एनेक्सेशन किया, जो एक हमला कर दिया, तो क्या ये लीगल हैं, इलीगल हैं, क्या क्या चीज़ें हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं। और लास्ट जो है मिनरल सप्लाई चेन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कहीं ना कहीं ये नंबर 3 और नंबर 5 जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों अलग हैं लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी के साथ ही जुड़े हुए ये दोनों टॉपिक्स हैं। बहुत सारी चीज़ें आज आप सीखने वाले हैं, तो आर यू रेडी? आई होप यस। लेट्स स्टार्ट विद होप्स बिलाइड अगेन। ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। दोस्तों, क्रीम्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? इसका फुल फॉर्म है द कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस। क्रीम्स, राइट? ये स्पेस से क्रीम्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने देखा कि कितनी जगहों पर स्टबल बर्निंग हुआ। तो इस साल 275 केसेस जो हैं ये क्रीम्स के ध्यान में आए हैं। लास्ट ईयर 228 फायर के केसेस आए थे। तो ऑफ कोर्स वी कैन सी कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल जो है वो ज़्यादा केसेस, लगभग 45 जितने केसेस जो हैं उतने ज़्यादा आए हैं, राइट? अब सरकार ने कोशिश तो सारी की, सरकार ने रिवॉर्ड सेटअप करने की कोशिश की, राइट? लेकिन किसानों ने ये रिवॉर्ड्स जो हैं, जो साइंटिफिक तरीका था, इससे पहले कि हमारे डिस्कशन में मैंने आपको बताया था, राइट, कि दिल्ली और पंजाब की सरकार ने एक केमिकल को भी सप्लाई करने की कोशिश की। ये केमिकल से ज़मीन को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन आपके जो स्ट्रॉज हैं वो पिघल जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो फ़िलहाल काम नहीं कर रही हैं। मैंने लास्ट टाइम एक सॉल्यूशन दिया था, याद है? मैंने रिवॉर्ड्स शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा था कि जब तक किसानों को इसमें से कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, देखिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, राइट, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ चेंज, अगर आप उनकी हैबिट बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड सिस्टम तो क्रिएट करनी पड़ेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो। इस केस में यस, किसानों की बात चल रही है तो वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें रखेंगे कि आप फॉर एग्जाम्पल एक्स कर रहे हैं, अब आपको एक्स नहीं करना है, आपको वाई करना है या फिर किसी से करवाना है, तो उसके लिए आपको उस व्यक्ति को ये समझाना पड़ेगा, उसको ये चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली पता चलनी चाहिए कि एक्स की जगह पर मैं वाई करूँगा तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये ह्यूमन ब्रेन जो है वो ऐसे काम करता है, हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो ऐसी है। अब ये आप चले जाइए, जब से हमारी इवोल्यूशन हुआ तब से ये चीज़ है। बाय द वे, इवोल्यूशन से एक चीज़ याद आई कि अभी नोबेल पुरस्कार जो है इवोल्यूशन को लेकर, जो 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 आदि मानव हम कहते हैं ना, तो उनके साथ जुड़े हुए एक साइंटिस्ट जो हैं उनको एक अवार्ड मिला। तो उनका नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो फाइनेंशियली अनफीजिबल होने की वजह से, राइट, उनको, किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से किसानों ने ये सारी जो नई मेथड्स हैं उनको ड्रॉप कर दी। अच्छी बात अभी ये है कि पंजाब और दिल्ली की अगर बात करें तो दोनों जगहों पर हैं आपकी सरकार, यानी कि आम आदमी पार्टी। एक तरफ केजरीवाल साहब हैं तो दूसरी तरफ भगवत मान साहब की सरकार है पंजाब में। तो यहाँ पर एक जो कहते हैं ना डबल इंजन वाली सरकार, जो बीजेपी कहती है, तो उस प्रकार की डबल इंजन वाली सरकार जो हैं। लेकिन फिर भी किसान जो हैं वो ऑन बोर्ड नहीं आ रहे। अब किसान जो हैं वो भी, मीन्स ऐसा नहीं है कि वो दूसरों का नुकसान कर कर उनको मज़ा आ रहा है, लेकिन उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। Efforts to convince farmers, provide them viable alternative or incentives, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रूट्स यानी कि रिजल्ट्स क्रिएट करनी चाहिए, बट ये सारी चीज़ों ने रिजल्ट्स जो हैं वो क्रिएट नहीं किया। सरकार ने स्टेबल मैनेजमेंट मशीन्स प्रोवाइड करने की बात बताई थी, राइट? तो अभी तक कितने दिए हैं? 7,300 ऐसे स्टेबल मैनेजमेंट मशीन्स जो हैं वो डिप्लॉय किए गए। टारगेट कितना था? 32,100 ऐसे मशीन्स को डिलीवर करने का टारगेट था। लेकिन सरकार जो है वो ये चीज़ नहीं कर पाई, और किसान जो हैं उनके पास, अब जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था कि एक छोटा ब्रैकेट ही होता है, मैक्सिमम 30 डेज़ का वक्त होता है किसान के पास। उसके बाद उनको राबी की फसल जो है उसके लिए अपनी खेत को तैयार करना पड़ता है। तो ये टाइम पर मशीन्स जो हैं वो हर जगह पर नहीं पहुंच पाए, तो फिर किसान ने जो पुराना तरीका था
वही अपना लिया, स्टेबल बर्निंग करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। दिल्ली सरकार और पंजाब की सरकार और सेंट्रल एजेंसी ने मिलकर ये भी तय किया कि हर एक किसान को 2500 रुपीज़ पर एकड़ दिया जाएगा अगर वो ग्रीन मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो, ताकि ये क्रॉप रेसिड्यूल डिस्पोजल जो है वो अच्छी तरीके से किया जाए। तो जैसे दो स्टेट्स यानी कि दिल्ली, पंजाब और सेंट्रल एजेंसी ने मिलकर ये कॉम्पनसेशन तय किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव भी कर दिया। दूसरे राज्यों की बात करें तो हरियाणा, यूपी, राजस्थान जो हैं, यहाँ पर भी ये केसेस चलते हैं और ये इराडिकेट नहीं कर पाए हैं। एंड वन मोर थिंग, ये पूरा इंडो गैंजेटिक बेल्ट जो है, तो पूरा इंडो गैंजेटिक बेल्ट आप पंजाब से स्टार्ट कीजिए तो आप पूरा जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, यहाँ तक ये धुआं जो है वो फैल जाता है। लेकिन बिकॉज मैंने बताया था आपको कि दिल्ली जो है सब कैपिटल, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है। बाकी दूसरे भी ऐसे शहर हैं जहाँ पर पोल्यूशन जो है वो दिल्ली या फिर उससे भी ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस स्टेबल बर्निंग। तो एयर पोल्यूशन ऑफ कोर्स वी नो कि इसकी वजह से कितना डैमेज होता है, राइट। खास करके आजकल जो बच्चे हैं उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। जिन लोगों को अस्थमा या फिर दूसरी लंग की बीमारी है तो उनकी हालत तो बहुत ख़राब हो जाती है, और जो हमारे एल्डरली लोग हैं उनकी हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है, और बहुत सारे लोगों को सांस के साथ जुड़ी हुई बीमारियां जो हैं वो होने लगती है बिकॉज ऑफ दिस टू मच पॉल्यूशन इन आवर सिटीज़। और इसके अलावा जो डैमेज एनवायरनमेंट को होता है तो ये इनकैलकुलेबल है, यानी कि इसको तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ये इतना ज़्यादा है कि आपके जो कैलकुलेटर में ई आ जाता था ना कि अब कैलकुलेटर की कैपेसिटी ख़त्म हो गई, वैसी चीज़ है। हमारी बुद्धि जो है वो ख़त्म हो जाती है, हमारे पास वो संसाधन नहीं है कि हम इस डैमेज को नाप सकें। और एग्रीकल्चरल फील्ड जो है उसको जब जलाया जाता है तो एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर जो वॉर्म्स होते हैं, राइट, अर्थ वॉर्म्स एक्सेट्रा, जो छोटे छोटे कीटाणु, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको हम कहते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो वो जो ज़मीन है उसको जो रीजुविनेशन का काम करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो मर जाएंगे तो फिर आपकी ज़मीन जो है धीरे 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 करके उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं ज़मीन के अंदर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो किसान जो हैं उनका ही यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है एक छोटी सी अमाउंट जो है उसको लेकर। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कि अगर किसानों को हमें 1 महीने का वक्त है और पैसे प्रोवाइड करने हैं तो उसकी प्री प्लानिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अब एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं, तो ऐसे ही एक टास्क फोर्स बनाई जा सकती हैं, अलग अलग स्टेट्स को ऑन बोर्ड लेकर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जो डैमेज हो रहा है वो इनकैलकुलेबल है, और जो कॉम्पनसेट पे करेंगे इट्स नथिंग कंपेयर टू ये सारे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करें तो इट्स नॉट दैट बिग डील फॉर देम। लेकिन ऑन बोर्ड सारे के सारे राज्य जो हैं उनको आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आज ये भले ही दिल्ली या फिर दूसरे सिटी के लोगों को ये अफेक्ट हो रहा है, लेकिन कल इनके ऊपर भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस डर से नहीं, लेकिन बिकॉज वी आर वन कंट्री, इस पॉइंट ऑफ व्यू से और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, सिटी में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के डिसीजंस जो हैं वो लेने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट से ही प्रॉपर सिस्टम क्रिएट की जाएगी, तभी आप एक एक किसान तक पहुंच पाएंगे, राइट। सो वी नीड टू डू दैट। लेट्स सी कि अब ये कैसे होता है, क्योंकि एक लंबे समय से ये जो है वो चलता ही जा रहा है। कितनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, कितने सारे सजेशंस हैं, सारी चीज़ें हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन का ही इश्यू है। कोशिश कर रही है सरकार, ऐसा नहीं है नहीं कर रही है, कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन स्टिल more needs to be done. India's military just got an upgrade. इकोनॉमिक टाइम्स का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है दोस्तों। ये जो WSB है इस पर बहुत सारे लोगों ने इंडियन एयरफोर्स के दिन पर वीडियो बनाया। मुझे नहीं पता है कितने लोगों ने, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है फ्रॉम सम स्टूडेंट्स, और मुझे कुछ लिंक्स भेजी गई थी और मैंने कुछ लिंक्स देखी, तो उसमें आर्मी ने जो चीज़ें, मीन्स एयरफोर्स या फिर डिफेंस ने जो 4-5 पॉइंट्स दिए थे, वही सारे पॉइंट्स जो हैं उनको ग्राफिकली अच्छा डिज़ाइन करके वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप तक, यानी कि स्टूडेंट्स तक पहुंचाए गए। लेकिन ये सिस्टम काम कैसे करेगी, वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने नहीं समझाया, विच इज़ नॉट फेयर। क्योंकि क्या होता है कि ग्राफिकली चीज़ों को प्रेजेंट कर देना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। दैट्स मोर लाइक फिल्म मेकिंग।
इट्स मोर लाइक एंटरटेनमेंट, लेकिन उसका कोर तो आपको समझ में आना चाहिए ना, बिकॉज यू आर नॉट हियर फॉर एंटरटेनमेंट। आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? इस प्रकार की चैनल्स जो भी हैं, आई एम नॉट सेइंग जस्ट माई चैनल, राइट, देयर आर सो मेनी अदर चैनल्स, तो उसमें जो भी वीडियोस आप देखते हैं तो उसका मेन लक्ष्य ये होना चाहिए कि स्टूडेंट की जो नॉलेज है, राइट, आप उनको इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, लेकिन इन्फॉर्मेशन के ऊपर के लेवल पर आप उनको नॉलेज प्रोवाइड करें, उनको पता चले कि ये सिस्टम जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दिस अप्लाइज टू एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट। ओके, कन्वेंशनल वॉर क्या ख़त्म हो गया है? नो, कन्वेंशनल वॉर आज जो यूक्रेन में जो इस्तेमाल हो रहा है, राइट, तो मिसाइल्स और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो होता रहेगा, लेकिन उसी के साथ साथ नए नए वेपन्स भी आने लगे हैं। फॉर एग्जांपल अनमैन्ड आर्म्ड सिस्टम्स, इसमें ड्रोन्स आ गए, आपकी मिसाइल्स आ गई, राइट, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स, राइट, जहाँ पर बटन दबा दिया, कहीं पर टारगेट लॉक कर दिया, यहाँ पर उड़कर सीधी डायरेक्टली जाकर वहाँ पर गिरेगी। तो ये सारी चीज़ों को और ज़्यादा एक नए लेवल पर ले जाने के लिए भारत सरकार ने वेपन्स सिस्टम्स ब्रांच WSB जो है इसको लॉन्च किया। ये वीडियो है, राइट, इट्स अवेलेबल ऑन क्यूरियसली एजुकेशन, मैंने ही इस वीडियो को बनाया है। इसमें ये इंडियन एयरफोर्स डे जो है और इस दिन पर ये जो न्यू वेपन्स सिस्टम ब्रांच जो है इसको लॉन्च की है, इसमें भी मैंने समझाया है, लेकिन आज के जो पॉइंट्स हैं ये थोड़े और ज़्यादा डीप हैं। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा एक बार, और उसके बाद ये पॉइंट्स अगर आप अभी देख लेते हैं तो इट्स ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ एड ऑन चीज़ें आपको एयरफोर्स और उन सारी चीज़ों के बारे में कुछ पता चल जाएगी। देखिए, हमारे पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों चीज़ें हैं। हमारी सिस्टम जो है, अभी सिस्टम ये है कि अभी की सिचुएशन ये है कि सिस्टम फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड यानी कि बिखरी हुई है, राइट, यूनिफिकेशन में नहीं है, और रिसोर्सेज जो हैं वो भी इनएफिशिएंट हैं बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन। WSB जो है वो क्या काम करेगा? जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया? ओके, तो WSB जो है ये क्या काम करेगा? ये सबसे पहले तो WSB इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बार हमारे देश को आज़ाद होने के बाद पहली बार ऐसी नई ऑपरेशनल ब्रांच भारत ने खोली है, तो दिस इज़ द बिग स्टेप। इसके बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। जितनी भी हमारी वेपन सिस्टम्स हैं, राइट, जो अलग अलग जगहों से ऑपरेट होती है, तो अब ये एक जगह से, राइट, एक बिल्डिंग से ऑपरेट होगी। फॉर एग्जांपल, अंडर वन एंटिटी इट विल ऑपरेट। एग्जांपल के तौर पर आर्मी जो है, पिछले 2 दशकों से हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं सर्वेलेंस के लिए। ये जो मिलिट्री ड्रोन्स है, ये सर्वेलेंस वाले भी अलग होते हैं, और यही सर्वेलेंस वाले ड्रोन्स में फिर आपने मिसाइल्स और ये सारी चीज़ें ऐड कर दी तो ऊपर से धड़ाधड़ वो गोले भी बरसाएंगे, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन 2 दशकों से हम सर्वेलेंस ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एयरफोर्स जो है एक लंबे समय से एयरबोर्न एंड प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। अब ये दोनों केसेस में, दोनों इन द सेंस कि ये आर्मी वाले केस में और एयरफोर्स वाले केस में क्या हो रहा है कि हम पायलट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो हमारे ट्रेंड पायलट्स हैं, राइट, ये ट्रेंड पायलट्स ये ड्रोन्स को उड़ाते हैं, और ये जो मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए भी पायलट्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन इन रियलिटी वेपन सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या किया कि एक ट्रेंड पायलट जो है, जो प्लेन उड़ा सकता है, वो प्लेन नहीं उड़ाएगा, वो एक कमरे में बैठकर वहाँ से ये मिसाइल्स और सारी चीज़ें जो हैं उसको ऑपरेट करेगा, और वहाँ से कंप्यूटर के क्लिक से ही, लाइक कंप्यूटर सिस्टम ही होती है, वहाँ से क्लिक करके वो फिर मिसाइल्स को लॉन्च करेगा। तो उसके लिए पूरा एक ट्रेंड पायलट की ज़रूरत नहीं। उसके लिए हम अलग से वेपन्स, ये जो मॉडर्न वेपन सिस्टम्स हैं, उसके लिए एक अलग से व्यक्ति को ट्रेन कर सकते हैं। और हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने ये बताया कि ये चीज़ की वजह से 3,400 करोड़ रुपीज़ की बचत होगी। एक तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, फंड्स जो हैं या फिर जो फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए जो एक्सपेंस होता है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पायलट्स को यहाँ पर नहीं बिठाएंगे। चीज़ें और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स की बात करें, राइट, तो इनको और ज़्यादा इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, और डुप्लीकेशन नहीं होगा। एक ही चीज़ जो है तो उसको एक ब्रांच ने ये किया, दूसरी ब्रांच ने ये किया, अलग अलग जगहों पर हो रहा है। आर्मी कुछ कर रही है, एयरफोर्स कुछ कर रही है, ऐसा नहीं। एक ही बिल्डिंग के अंदर, ये WSB के अंदर ही इस प्रकार के मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल होगा। तो मीन्स इनको लॉन्च करना, इनको उड़ाना, ये सारी चीज़ें अगर नए लोग ही करेंगे, राइट, न्यूली ट्रेंड पीपल स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस, तो एब्सेंस ऑफ डुप्लीकेशन हो जाएगा, और
बेटर इन्फॉर्मेशन सर्कुलेशन हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में एक ही छत के अंदर काम कर रहे हैं तो चांसेस काफ़ी हो वो क्या होगा कि आर्मी के ऑफिसर फिर नेवी के ऑफिसर को कॉल करेंगे, फिर एयरफोर्स के, तो वो जो एक प्रोटोकॉल है वो बढ़ जाता है और टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर चीज़ें जो है वो और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगी। तो दिस इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ WSB। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, राइट। इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, वीन इंडिया ऑफ इंपोर्टेड एनर्जी। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खास करके गैस बेस्ड अगर हमारी इकोनॉमी को हमें बनाना है तो क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। यहाँ पर टू द पॉइंट सजेशंस दिए गए हैं। आई बी टू द पॉइंट हियर। जो पॉलिटिकल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हो गए बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर और दूसरे इश्यूज़ की वजह से, तो ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप जो है उसमें काफ़ी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली। ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है तो इसकी इंपैक्ट क्या होती है, यू ऑल नो इट वेरी वेल, क्योंकि बार बार मैंने ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझाई है। तो भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम एनर्जी सिक्योर बन जाए, क्योंकि हमारे देश में जिस प्रकार से तरक्की हो रही है, राइट, जितना आपका बिजनेस बढ़ेगा उतना आप कार या फिर मोटरसाइकिल लेकर यहाँ वहाँ आपको जाना पड़ेगा मीटिंग्स के लिए, ये वो एक्सेट्रा सप्लाई करने के लिए। दैट मीन्स यू विल रिक्वायर मोर एनर्जी। इन द सेम वे एक देश जो है अगर वो अच्छी तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, तो फिर उस देश को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहेगी। तो हमारे देश की यही सिचुएशन है, वी नीड मोर एनर्जी। आने वाले समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और फिर हम हर बार दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो दिस विल नॉट हेल्प। तो हमें एनर्जी सिक्योर बनना पड़ेगा। सोलर एनर्जी और वो सारी चीज़ें भी जस्ट राउंड द कॉर्नर हैं, स्टार्टिंग हो चुकी है, लेकिन कंप्लीटली अभी हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी ये बताया कि इंडिया को हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश की इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं, राइट, जितने भी हमारे लोग हैं, एनर्जी एक्सेस टू ऑल में आप हम सब जो हैं प्राइवेटली कॉमर्शियली हम सबको 24/7 365 डे रीजनेबल प्राइस पर क्लीन एनर्जी मिले, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म सपना है। और ये सपना जो है वो क्लाइमेट चेंज के गोल्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। भारत ने जो क्लाइमेट के कमिटमेंट्स दिए हैं, तो इसमें ये कमिटमेंट है कि हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है वो बढ़ता जाएगा। 2070 तक भारत जो है वो नेट ज़ीरो को अचीव करेगा और 2030 तक का ये टारगेट रखा है कि नेचुरल गैस जो है उसका इस्तेमाल हमारी जो एनर्जी मिक्स है, टोटल जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर, फॉसिल फ्यूल, कोयला एक्सेट्रा, तो उसमें से टोटल 100% में से 15% जो एनर्जी यूज़ करेगा भारत बाय 2030, दैट विल बी नेचुरल गैस बेस्ड एनर्जी। तो गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा, ऑफ कोर्स हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना हम हमारे देश में पैदा कर सके उतना अच्छा है। इसके लिए हमें हमारे गैस के सोर्सेज जो हैं उनको ढूंढने पड़ेंगे। जो सोर्सेज हमने ढूंढ लिए हैं उसमें से ज़्यादा गैस निकालना पड़ेगा, राइट। दिस इज़ वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल थिंग। इसके लिए सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको, फिर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ी हुई कंपनीज, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे, तब ये चीज़ हो पाएगी। अब ये मिलकर काम करेंगे ये हम समझ गए, लेकिन सरकार को क्या करना पड़ेगा ताकि ये जो कंपनीज़ हैं वो और ज़्यादा एक्टिवली इसमें पार्ट लें। इसका एक आप पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का लिस्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिसी, यानी कि जो आप नीति बनाते हैं इट शुड बी अप टू डेट, राइट। देखिए हाइड्रोकार्बन सेक्टर जो है, ये गैस वाला और पेट्रोल निकालना एक्सेट्रा, ये बहुत ही हाई रिस्क सेक्टर है। बहुत सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स हैं इसमें, ये सारी चीज़ें हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और गारंटी भी फिर नहीं रहती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो आज एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से पता चल जाता है कि इतना है, लेकिन प्रैक्टिकली फिर वो चीज़ स्टार्ट हो जाए, मीन्स वो स्टार्ट होना, प्लानिंग स्टार्ट करना, फिर एक्सप्लोरेशन और वो सारी चीज़ों की स्टार्टिंग, फिर गैस जब निकल गया उसके बाद दूसरी कंपनीज आएगी। मीन्स मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आई नो दिस सेक्टर क्योंकि वन ऑफ माई रिलेटिव इज़ वर्किंग एट अ वेरी हाई पोजिशन इन दिस सेक्टर, नॉट इन इंडिया बट आउट ऑफ इंडिया, लेकिन मुझे पता है कि हाउ इट वर्क्स। तो इतनी सारी ग्लोबल कंपनीज जो हैं वो इसमें जुड़ी हुई होती हैं, जो पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर गैस निकलना स्टार्ट हुआ, तो इसके बीच में कितनी सारी दुनिया की अलग अलग कंपनीज के पास वो काम जाएगा, राइट। कितनी अलग अलग एक्सपर्ट कंपनीज को आपको बुला, तो इट्स अ वेरी हाई रिस्क। हाइड्रोकार्बन मीन्स बहुत ही हाई रिस्क है, बहुत सारे पैसे तो पहले इसमें इन्वेस्ट
किए जाते हैं। और फिर टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं, कितने सारे बदलाव आ रहे हैं, नेचर में कुछ आ गया, लेट्स से सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो फिर भी तो बस इनाफ ना, आप थोड़ा अपना लॉजिक यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, स्टेबल पॉलिसी रेजिम, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूपीए की सरकार तो उसमें ये पॉलिसी, मोदी सरकार में ये पॉलिसी, फिर मोदी 2.0 में दूसरी पॉलिसी, ऐसी अगर चीज़ें होगी, ऐसा हुआ नहीं है बट आई एम टेलिंग यू, ऐसा अगर होगा तो फिर अगर कोई $50 बिलियन इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है और उसने $15-20 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए, 5 साल के बाद कोई नई सरकार आई, फिर नई सरकार कहेगी कि अब हमें वो नहीं करना, तो उस व्यक्ति का क्या होगा? चलो एक बार आप उसको कर देंगे, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को पता चल जाएगा कि भारत में ऐसा कुछ नहीं करना है, वहाँ पर पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं है। फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रीजनेबल और स्टेबल रेट ऑफ रिटर्न मिलने चाहिए, और इसके लिए उनको मार्केटिंग और प्राइसिंग का फ्रीडम देना पड़ेगा कि वो तय करेंगे कि कहाँ पर कितना माल उनको बेचना है और कौन सी प्राइस में बेचना है। एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, प्योर जीके चीज़ है, राइट। विजय केलकर कमेटी जो है 2014 में आई थी, और इसी गैस और ऑयल प्रोडक्शन और इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, राइट, प्राइसिंग गाइडलाइंस दी थी, और उसके बाद 2016 में सरकार ने प्राइसिंग गाइडलाइंस जो है वो इशू की थी। बस ये चीज़ आप सिर्फ जीके हैं, राइट, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, विजय केलकर कमेटी, ये याद रखिएगा, ओके। तो वाई वी नीड इट, ऑफकोर्स वी नीड इट फॉर रिमूविंग पॉल्यूशन। तो गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हमें आगे बढ़ना है, डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनीज़ को मार्केटिंग और प्राइसिंग फ्रीडम प्रोवाइड करना है, और उसके लिए स्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए। एक और सजेशन है, लास्ट है बट वेरी इंपॉर्टेंट, कि आज भी ये गैस जो है उसको जीएसटी के तहत नहीं लाया गया है। स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्सेस इसमें लगते हैं, तो इसको जीएसटी के तहत ही आज नहीं तो कल लेकर आना पड़ेगा। तो ये भी एक पेंडिंग चीज़ है कि ये रिफॉर्म जो है ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। द हिंदू का ये आर्टिकल है, रशियाज कंटिन्यूड डिफायंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया मार्च 2022 में। 141 देशों ने रशिया का विरोध किया और कहा कि आप इमीडिएटली और अनकंडीशनली यूक्रेन में से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लीजिए। यूक्रेन जो है वो अलग अलग जगहों पर गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास गया, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास गया, लेकिन मिस्टर पुतिन को ये कोई नहीं रोक पाए, राइट। इंटरनेशनल कोर्ट के जो इंटरनेशनल आईसीए जो हैं, तो मीन्स आपको उनका मानना पड़ता है। ये यूएनजीए जो है रेजोल्यूशन, ये बाइंडिंग नहीं होता किसी देश पर, राइट, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इनका डिसीजन बाइंडिंग रहता है। और आईसीजे ने रशिया को कहा कि आप इमीडिएटली सस्पेंड कर दीजिए मिलिट्री ऑपरेशंस, लेकिन रशिया ने ऐसा नहीं किया। रशिया ने इलीगल एनेक्सेशन किया 4 टेरिटरीज़ का, कि स्क्रीन पर हैं, दोनियास्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज्जिया एंड खरसन। देख लिए इसको अच्छी तरीके से, यू कैन सी दिस इज़ लुहांस्क, दोनियास्क, ज़ेपोरिज्जिया और खैरसन। और ये वाला रीजन जो है तो 2014 में ही रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया था। तो टोटल आप समझ लीजिए 5 ऐसे बड़े रीजन हैं यूक्रेन के, वो रशिया ने उनके छीन लिए हैं, राइट। अभी रशिया का उन पर कब्जा है। और मिस्टर पुतिन जो है वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को बता रहे हैं, मीन्स वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 51 जो है वो उनको सेल्फ डिफेंस का राइट देता है, आर्टिकल 1 जो है वो लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार देता है। ये सारी चीज़ों के बारे में पुतिन कह रहे हैं, राइट। अब आर्टिकल 2 जो है यूएन चार्टर का, वो क्या कहता है कि ये जो नॉन इंटरवेंशन है, ये 7 यूएन के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक है। और नॉन इंटरवेंशन, यहाँ पर रशिया ने क्या किया, इंटरवेंशन किया है। दूसरी चीज़ कि ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि लोग सेल्फ डिटरमाइन करें कि उनकी जहाँ पर वो रह रहे हैं तो वो खुद डिटरमाइन करें, लोग डिटरमाइन करें कि वो किस देश के साथ रहना चाहते हैं या फिर अलग देश बनाना चाहते हैं। तो ये आर्टिकल 2 जो है वो क्लियरली कहता है ये डीकोलोनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, ये एनेक्सेशन के बारे में नहीं है। जैसे भारत में था, तो भारत ने जो किया तो वो यूएन के चार्टर के हिसाब से किया है कि हमने जो कोलोनाइजेशन था, ब्रिटिश राज था, तो उसको हटाने के लिए हमने कहा। हमने थोड़ी किसी दूसरे देश की ज़मीन, आजकल हम श्रीलंका को हड़प ले और फिर कहें कि वहाँ पर भारत के लोग चले जाए और वोटिंग कंडक्ट की जाए बंदूक दिखाकर, और फिर भारत कहे कि आर्टिकल 2 को हमने फॉलो किया। ऐसा नहीं होता है। अभी रशिया का जो ऑक्यूपेशन है तो ये इसको कहते हैं बेलिजरेंट ऑक्यूपेशन।
इसको लेकर हेग कन्वेंशन ऑफ 1899, ये दुनिया का पहला ऐसा लॉज ऑफ वॉर क्रिएट कर पहली ऐसी ट्रीटी थी, राइट। और हेग कन्वेंशन जो है उसका आर्टिकल 43 जो है वो क्लियर है इस चीज़ पर। क्या कहता है ये आर्टिकल 43? The authority of the legitimate power over territory has passed into the hands of the occupant. The latter shall take all steps in power to re-establish and ensure public order and safety. कि अगर किसी legitimate power से कि मीन्स कि अगर यहाँ पर रशिया के पास ये चीज़ आ गई तो रशिया को मेक श्योर करना चाहिए कि पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी जो है वो बरकरार रहे। इसी के साथ साथ ये आर्टिकल 43 ये भी कहता है कि यूक्रेन के जो लॉज हैं, you need to respect unless absolutely prevented the domestic laws of the country whose territory it has occupied. The occupant shall, यानी कि रशिया को जो यूक्रेन के डोमेस्टिक लॉज हैं उनका पालन करना पड़ेगा एज पर आर्टिकल 43। हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 जो है वो ये भी कहता है कि रशिया बीइंग द ऑक्यूपायर ओनली हैज़ अथॉरिटी, उनके पास सिर्फ अथॉरिटी है, उनके कब्जे में चीज़ें, सॉवरेनिटी जो है वो रशिया की नहीं है। इसके साथ साथ ये जो स्टेटस हैं, राइट, ये तभी चेंज होगा ये अथॉरिटी में से सॉवरेनिटी में जब यूक्रेन कहेगा कि ठीक है ये 4 या फिर 5, इफ़ वी ऐड क्राइमिया, तो ये 5 जो रीजन्स हैं वो तभी रशिया की सॉवरेनिटी में आएंगे जब यूक्रेन एग्री करेगा। एंड मज़े की बात क्या है पता है, ये हेग कॉन्फ्रेंस जो हैं उस समय पर पता है किसने इसको लीड किया था या फिर किसके जोर देने पर ये हुआ? निकोलस II, जो जार निकोलस थे रशिया के, उन्होंने ही ये हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 में एक लीडरशिप का रोल प्ले किया और तब जाकर ये हेग कन्वेंशन तैयार हुआ। और आज इतने सालों के बाद उसी देश का एक व्यक्ति जो है वो इसी चीज़ का उल्लंघन कर रहा है। फिर न्यूक्लियर ब्लफ, रशियन पुतिन कह रहे हैं कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट। दोनों ने, ये रशिया और यूक्रेन ने, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसको साइन नहीं किया। यूएन चार्टर क्या कहता है कि ये कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, इंडिविजुअल या फिर कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, लेट्स से कि अगर रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है, न्यूक्लियर अटैक करता है, तो दूसरे देश जो हैं उनके जो एलाइज हैं ये यूक्रेन के, वो भी कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस के तौर पर रशिया पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यूक्रेन ही करेगा, दूसरे भी देश कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको एम्पावर करता है कि अगर कोई ऐसा थ्रेट दे रहा है, धमकियां दे रहा है, तो फिर आप उन पर न्यूक्लियर वेपन्स या फिर आप उन पर फोर्स का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए रशिया जो है वो बच जाएगा, क्योंकि रशिया जो है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है। दिस आर द थिंग्स, राइट। जो पहले चीज़ें नेटो के ईस्टवर्ड एक्सपांशन से हुई, दैट वाज आल्सो नॉट गुड, लेकिन अब जो रशियन प्रेसिडेंट कर रहे हैं दैट इज़ आल्सो नॉट राइट। और इसमें भारत को एक क्लियर स्टैंड जो है वो लेना पड़ेगा। बिल्डिंग रेजिलियंट मिनरल सप्लाई चेन्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में जो कहा कि वी नीड टू बिकम इंडिपेंडेंट, इंपोर्टेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यानी कि ऑयल की प्राइस जब बढ़ जाती है तो हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और हमारी जो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आती है। भारत 85% जितना ऑयल इंपोर्ट करता है, 50% जितना गैस जो है वो इंपोर्ट करता है, तो हमारे लिए एनर्जी सिक्योर बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम की मिनरल्स जो हैं इसमें सिक्योर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम, कोबाल्ट, निकल एंड रेयर अर्थ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है वो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के लिए, बैटरीज बनाना, ये वो कार बनाने के लिए वी नीड ऑल दिस लिथियम, कोबाल्ट, निकल एंड रेयर अर्थ मटेरियल्स। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? एक तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर आपको मिलती हैं, यहाँ पर एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इतनी ज़्यादा नहीं। जियोपॉलिटिकल सेंसिटिव एरिया होते हैं, तो बहुत ही सोच संभल कर यहाँ पर ट्रेड करना पड़ता है। दूसरी चीज़, जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना जो है वो कोंगो के जो लिथियम के रिसोर्सेज हैं वहाँ तक पहुँच गया है, फिर ऑफ टेक एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं। उसका मतलब ये है कि आपको एडवांस में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो साइन करने पड़ते हैं, राइट। उस हिसाब से चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल किसी देश में अगर लेट्स से कोंगो में आपको लिथियम मिल रहा है, तो अगर चाइना ने एक बड़ी क्वांटिटी का एडवांस ऑफ टेक एग्रीमेंट साइन कर लिया है
तो बाकी का जो भी बचा कुचा है वही आपको मिलेगा। और चाइना इतना इजीली थोड़ी होने देगा, कोई भी देश नहीं होने देगा। अगर उनको एक बड़े लेवल पर किसी देश से इस प्रकार के रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो वो पूरा पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीन बड़े चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में एक कंपनी की स्थापना की, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसका नाम है काबिल। और इसका मैंडेट क्या है, इसको क्या काम करना है? सिक्योर मिनरल सप्लाई फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। देश को जो मिनरल चाहिए तो इसकी सप्लाई को सिक्योर करना है। अलग अलग देशों से आपको चीज़ें कर करके, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ें करके, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में बिजनेस डेवलप करके आपको ये सारे मिनरल्स जो है वो भारत लेकर आने हैं। ये काम काबिल करेगा। काबिल का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। अब CEEW की जो स्टडी हुई और उससे कुछ सजेशंस मिले, 6 सजेशंस हैं। तो क्या है? नंबर 1, पहले तो हम ये नापे कि भारत की मिनरल रिक्वायरमेंट कितनी है। एक टास्क फोर्स इसके लिए क्रिएट की जा सकती है, मल्टी मिनिस्ट्रियल, राइट। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री एक्सेट्रा, तो इनको ऑन बोर्ड लाकर हम एक टास्क फोर्स क्रिएट करें ताकि पता चले कि कितना हमें चाहिए। 5 सालों का एक रोड मैप तैयार करें, क्लियर टारगेट्स रखें। और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है तो साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री को भी इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है ताकि हम क्वांटिटी और क्वालिटी पर अच्छी तरीके से काम कर सकें। नंबर 2, काबिल जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करें, राइट। प्राइवेट कंपनीज़ के पास जो एक्सपर्टीज़ है उनका इस्तेमाल करें और ग्लोबल सप्लाई साइड डेवलपमेंट्स जो हैं उनको ट्रैक किया जाए। और सोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ से हम सामान मंगवा सकते हैं, ये सारी चीज़ों को क्लियर किया जाए। काबिल ग्लोबल मिनरल सप्लायर्स जो हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स कर सकता है। इसके साथ साथ लेट्स से कि कोई रिस्की जगह है तो वहाँ पर सरकार जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करेगी, तो काबिल जो है वहाँ की सरकारी कंपनी के साथ डील कर लेगी, वहाँ से सामान ले आ जाएगा और फिर यहाँ पर हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उनको सामान बेच सकता है। तो इस प्रकार का सेटअप किया जा सकता है। या फिर काबिल जो है वो दूसरे देशों के अंदर जो ऐसी जगहें हैं मिनरल्स वाले रीजियंस जो हैं तो वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और इसके लिए सरकार जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप है वो कर सकते हैं हम। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। सपोर्ट टेक्नोलॉजीज दैट यूटिलाइज डोमेस्टिकली अवेलेबल मटेरियल, जो हमारे देश में अवेलेबल है। जो हमने इससे पहले का जो टॉपिक देखा था तो उसमें कैसे हम डोमेस्टिक मटेरियल्स जो हैं तो उसको कैसे मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सोडियम आयन बैटरीज अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमें रॉ मटेरियल पर उतना ज़्यादा रिलाई, दूसरे देशों के रॉ मटेरियल पर उतना ज़्यादा रिलाई नहीं रहना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमें R&D और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एंड नंबर 6 इज़ अर्बन माइनिंग पॉलिसीज़ डेवलप की जाए। जो मिनरल्स हैं, राइट, जो ऑलरेडी अलग अलग जगहों पर यूज़ हो गए हैं, उनकी लाइफ उस पर्टिकुलर चीज़ में ख़त्म हो चुकी है तो उसको रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल करना, तो ये सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। तो ये 6 चीज़ें जो हैं वो हम कर सकते हैं टू इंश्योर या टू मेक इंडिया मिनरल वाइज मोर सिक्योर। ठीक है, दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। ये ग्रैप क्या है, राइट? ग्रैप, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ग्रैप, ये आपको बताना है। And that's everything from my side. Thank you very much for your love and support. वीडियो पसंद आया तो शेयर इट, हिट द लाइक बटन, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। और दूसरे स्टूडेंट्स को क्यूरियसली एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताइएगा, राइट। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर जिनको बताना ही है कि इस क्वालिटी का एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस, और वो भी अलग अलग न्यूज़पेपर से, राइट। सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं है, आप खुद पढ़ लीजिए, यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो इतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हिंदू इज़ अ बिग ब्रांड नाउ, तो ब्रांड जो है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग हिंदू इज़ बैड, हमने भी आज 2 हिंदू के आर्टिकल्स देखे, लेकिन दूसरे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो भी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। लेकिन वो परख एक बार आ जाए तो आपका बास्केट जो है वो काफ़ी डाइवर्स और काफ़ी अच्छा हो जाता है। और GS के बहुत सारे पेपर्स जो हैं, ऐसे GS, इंटरव्यू, प्रीलिम्स, ये सारी चीज़ों के लिए आपकी एक होलिस्टिक तैयारी हो जाती है। So that's the USP of this particular series. And that's everything from my side. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.